साधन मेंबरशिप में आपका स्वागत है। तो साधन चैनल मेंबरशिप में हम लोग हर महीने एक नए बिज़नेस को डिस्कस करते हैं और ये इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बिज़नेस ग्रोइंग है, और साधन के जो फ़िल्टर हैं, साधन के जो पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस में मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ अच्छे स्टॉक्स को, ताकि आप उनको स्टडी कर सकें। और दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू गाइज अबाउट अ बिज़नेस विच इज़ फेयरली गुड बिज़नेस। और ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले 1 साल से, और ये हमारी जो 2-3 पैरामीटर्स हैं, वन इज़ द अल्फा एक्सेलरेटर का जो टेस्ट है वो क्लियर कर रहा है, जो साधन का आरओआईसी शिफ्ट का फ्रेमवर्क है उस पे टिक हो रहा है। साथ ही साथ ये कंपनी मल्टी बैगर होने के लिए जो मेरी लिमिटिंग क्राइटेरिया है उसको भी टिक कर रहा है, डीओएल हाई होना चाहिए। सारे पैरामीटर्स पे ये फिट आ रहा है, और तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैंने एक पोजीशन लिया हुआ है विच इज़ नॉट वेरी हाई, बट आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर बुलिश ऑन दिस कंपनी। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में जो मोट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो प्ले आउट होगा, काफ़ी बड़ा प्ले आउट होगा। अभी भी अपॉर्चुनिटी साइड काफ़ी बड़ी है इस बिज़नेस की। सो इन सब चीज़ों को लेकर के ये मेरा एक छोटा सा एपिसोड आपके साथ है। सो कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगा जो कि कमेंट में किसी ने पूछा कि हम लोग साधन चैनल मेंबरशिप में कैसे स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो साधन ने अभी तक जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं पिछले 4-5 में, आप देखेंगे सबने एक्सेप्ट वन स्टॉक जिसको जो लॉन्ग टर्म है, सबने शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो हम लोग थोड़ा सा ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जो कि मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा करें, और इसी बीच में कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग टर्म में वो होंगे, पॉजिटिव प्ले आउट होंगे, जैसा कि ज्योति स्ट्रक्चर एक टर्न अराउंड केस है। तो इट्स अ मिक्स बैग। सो इसमें मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो कि मैंने पोजीशन रिसेंटली जिसमें लिया है। इनिशिएट करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैं इस मार्केट में बहुत सालों से हूँ, तो मेरे लिए कोई स्टॉक बिल्कुल डे वन पे ख़रीदना होता है, वो इवेंट होता है, बट वो इवेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जब मैं वीडियो रिलीज़ करने जा रहा हूँ तो उस समय मैंने ख़रीदी हो। वो उसके कुछ महीने पहले भी खरीदी हो सकती है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ, बिकॉज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं टारगेट करता हूँ कि 8th ऑफ एवरी मंथ 8 to 15 के बीच में ये वीडियो रिलीज़ करूँ। तो उस सेकेंड वीक में वीडियो शूट होता है, तो हर महीने एक वीडियो है। सो उस दौरान मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं 7 तारीख को कोई खरीद करके 8 तारीख को वीडियो रिलीज़ करूँ। इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। सो ये कहीं पहले भी मैं खरीदा हुआ हो सकता हूँ। सो आपको ये एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल नया स्टॉक अमिताभ बताने वाले हैं। मैं आपको वैसे बताऊँगा जो ग्रो करने वाली है। सो आज हम बात करने वाले हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज के बारे में, जो कि एक अल्फ़ा एक्सेलेरेटर है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अल्फ़ा एक्सेलेरेटर होने के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो आपके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। सो उसके लिए क्राइटेरिया है कि उसमें अर्निंग शुड बी अ सरप्राइज। सो अर्निंग सरप्राइज मीन्स एटलीस्ट इट शुड बी 50% टाइप्स। तो आप देखेंगे कि इसका जो सेल्स का YOY नंबर हम देखते हैं, तो सेल्स का YOY नंबर इज़ 29%, विच इज़ ओके, बट द एबिट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है विच इज़ 66% अप, which is clear cut condition satisfied with for alpha accelerator. PAT has grown to 70%, which is again alpha accelerator criteria. So that's why I like this company. हमने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ था 21 मई 2023 में, तब से ये मोर देन डबल हो चुका है। यू कैन सी दैट द कंपनी हैज़ मूव्ड फ्रॉम 160 लेवल टू 380 लेवल। सो एक डबलर है यहाँ पे ये, बट इसमें जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है, और इसको दिस स्टॉक नीड्स टू बी रीलुक अगेन। इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। लोग ग्रोथ देख रहे हैं कि टॉप लाइन में 28-29% का ग्रोथ है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ एक्सपेंसेस, वो फ्लैट रही है, जबकि टॉप लाइन में 28% का ग्रोथ है, जबकि कॉस्ट ऑफ सर्विस फ्लैट रही है। सो जो ग्रॉस मार्जिन इसके कारण एक्सपैंड हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। So gross margin expansion is a very good thing, which means कि company is able to control cost, and that led to 7% increase in EBITDA margin. There are other factors as well, but this 7% jump from 21% to 27%, which makes it interesting, और company का कहना है कि ये company आगे भी इस margin को maintain करेगी। So PAT has grown 70%. पहले ओवरऑल व्यू इसका डेवलप कर लेते हैं। BLS International Limited is basically known leading outsourcing company. ये आउटसोर्स करती है गवर्नमेंट के बहुत सारे काम को। जैसे गवर्नमेंट का एक मेन काम होता है अपने सिटीजन्स को
पासपोर्ट देना, या सिटीजन अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए वीजा प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप करना। सो गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, बल्कि ये काम गवर्नमेंट टेंडर पे दे देती है। और तो ये एक्चुअली करते हैं कंपनीज लाइक BLS इंटरनेशनल। So BLS will participate in this tender and they generally win this tender and then they do this job on behalf of government. So ऐसा ये 46 से ज्यादा कंट्रीज के लिए कर रहे हैं। तो ये पिछले 15-17 सालों से ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। 2005 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ टेक इनेबल्ड सर्विसेज। मेजरली दो सर्विसेज हैं इनकी, वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज, जहाँ पे एम्बेसीज आर द मेन कस्टमर ऑफ दिस कंपनी, and second is digital services जहाँ पे government is again client, but first business is more international in nature and second one is slightly local जहाँ पे वो government of India और state government के साथ काम कर रहे हैं। So visa and consular services is 81% of the overall consolidated revenues and 20% roughly is coming from digital services. So टॉप लाइन अगर FY24 की देखें तो 1677 करोड़ की टॉप लाइन है, अगेंस्ट दैट 326 करोड़ का पैट है। तो रफली 20% पैट विच इज़ क्राइटेरिया एंड अंडर मोड कंडीशंस, तो ऑलमोस्ट मोड कंडीशन को मीट कर रही है। एबिटा मार्जिन इज अराउंड 20.6% फॉर द होल ईयर। क्रेडेंशियल्स इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल प्लेयर है विथ मोर देन प्रेजेंस इन अराउंड 66 कंट्रीज, अराउंड 46 प्लस गवर्नमेंट क्लाइंट हैं इसके। So this company is basically a processor of visa services and passport renewal के services, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो सिटीजन रिलेटेड सर्विसेज हैं वो ये कंपनी इनेबल करके आपको प्रोवाइड करती है टू द एम्बेसीज एंड टू द गवर्नमेंट। तो इनका डिजिटल बिजनेस है वो BLS ई सर्विसेज के अंदर हाउस है, और जो ये स्टैंड अलोन बिजनेस है BLS इंटरनेशनल के अंदर है, उसके अंदर ये सारे बिजनेसेस हैं जो UK USA इन सब में उनके पार्टनर हैं। सऊदी में अभी भी पार्टनर है, बट आई थिंक दे आर वाइंडिंग इट अप। और डिजिटल सर्विस साइड में उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट की थी 4-5 साल पहले स्टारफिन कंपनी को एक्वायर करके, फिर उन्होंने जीरो मास को एक्वायर किया उसके बाद अभी 1 साल पहले, और रिसेंटली अभी 6 महीने पहले उन्होंने BLS केंद्र प्राइवेट लिमिटेड को भी एक्वायर किया है। सो बेसिकली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मॉडल प्लस ई गवर्नेंस वाला बिजनेस है। तो ई गवर्नेंस में ऐसे सर्विसेज आ जाते हैं जैसे आयुष्मान कार्ड है, उनके लिए गवर्नमेंट को इनेबलर चाहिए, टेक्नोलॉजी सप्लायर चाहिए, तो BLS मैनेजेस दिस शो फॉर देम। सो इनमें जो शेयर होल्डिंग है वो BLS की 51% है इनटू BLS ई सर्विसेज। सो दैट्स वाई कंसोलिडेशन में BLS इंटरनेशनल में नंबर्स कंसोलिडेट होते हैं। लेट्स लुक एट इट एट अ डीपर लेवल कि ये कंपनी में ऐसा क्या है, इस कंपनी के बिजनेस क्या है, इस कंपनी के बिजनेस ड्राइवर क्या है, और कंपनी किस हद तक यहाँ से ग्रो कर सकती है। सो कंपनी ऑपरेट्स इनटू 3 बिजनेस सेगमेंट्स। फर्स्ट इज वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज, सेकंड इज ई गवर्नेंस सर्विसेज, एंड थर्ड इज other digital initiatives. So visa processing is basically, as I said, कि an outsourced activity, और वहाँ पे ये visa processing में broad suite of services offer करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने value added services भी लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको hand में डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए वो services ऑफर करते हैं, holistic solution करते हैं, so that कस्टमर की कन्वीनियंस हो। कंज्यूमर सर्विसेज में भी on behalf of embassies and diplomatic missions they operate। सो इनके पास एक ह्यूज बुके ऑफ कंट्रीज है जिसके साथ वो ऑपरेट करते हैं। सबसे खास बात इसमें मुझे ये लगी कि दे आर ट्राइंग टू क्रॉस सेल। उन्होंने एक बार रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, अब उसके साथ वो ट्रांजैक्शन वैल्यू को बनाने पे फोकस कर रहे हैं। सो दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी टू हैव रादर देन एक्सपैंडिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। इफ यू फोकस ऑन दोज रिलेशनशिप्स and if you extract more business out of it, then that is a good way to progress in life and progress in business। तो वीजा प्रोसेसिंग में ये ई वीजा और नॉर्मल वीजा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, और हर कंट्री के लिए कस्टमाइज वीजा एप्लीकेशन सेंटर रन करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ेगा वहां से इनका वीजा का रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जाएगा। सो ये बिजनेस रफली 75% कंस्टिट्यूट करता है। दूसरा बिजनेस जो है वो ई गवर्नेंस का बिजनेस है, जो जहां पे वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जहां पे वो फ्रंट एंड बिजनेस सप्लाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्होंने एक पंजाब के साथ एक टेंडर जीता था और एक उत्तर प्रदेश के साथ टेंडर जीता है। तो वहां पे भी वो गवर्नमेंट के बिहाफ में इंश्योरेंस सप्लाई करना है, या बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं जो लास्ट माइल जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती है बिकॉज उनकी कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे दे टेक हेल्प, दे आउटसोर्स दिस एक्टिविटी टू कंपनीज लाइक BLS एंड दे आर डूइंग द लास्ट माइल जॉब। यूपी में भी उन्होंने किए हैं 10,000 से ज्यादा सेंटर स्टैब्लिश किए हैं जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर का है। सो दे आर एक्टिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपनी, नॉट लाइक अ कैपेक्स हैवी कंपनी। So that
thing interested me a lot that this company is an asset light company और इसीलिए इनका ROIC आप देख रहे हैं कि 70-80s में जा रहा है, 90s की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज उनका इन्वेस्टेड कैपिटल ही काफी लो है, बिकॉज और साथ ही साथ ये एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे ऑपरेट करते हैं. दैट इज द सेकंड ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी विच आई लाइक मोस्ट, की क्योंकि गवर्नमेंट के साथ डील करने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि आपको पेमेंट नहीं मिलती है. But they don't deal with Indian government only, but they have 40-45 other countries to deal with. और वहाँ पे track record apparently अच्छा है. That's why receivable cycle is not high or net working capital is almost negative. They have been doing it since more than 15-16 years. So इसके कारण इस कंपनी को एक मोड भी है, और जो मैंने अपने मोड फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में सेट आउट किया, then I found that they have a narrow kind of mode. साधन मोड कैलकुलेटर से जो मैं मोड को क्वांटिफाई तो कर रहा हूं, बट लेट्स अंडरस्टैंड क्या ये मोड रियल में है, कैन वी विजुअलाइज दैट मोड. सो फॉर दिस कंपनी द रियल मोड इज दैट देयर हिस्ट्री ऑफ 15-17 इयर्स, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो एक बार कमिटमेंट करती है तो बार बार चेंज नहीं करती है. सो इट्स मोर ऑफ अ स्टिकी बिजनेस. सो स्टिकी बिजनेस में एंट्री के लिए यू हैव टू हैव अ हाई एंट्री बैरियर. दे विल नॉट डील विद एवरी थर्ड पार्टी. So that's why इस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ मेंटेनिंग गुड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, मेंटेनिंग डेटा सर्वर्स, मेंटेनिंग डेटा प्राइवेसी, सो दीज थिंग्स गॉट टेस्टेड ओवर 15-17 इयर्स. इसके कारण हर कोई इस बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता. और इस कंपनी के ने अपने कॉल में बताया था कि दे आर अमंग 3-4 कंपनीज इंटरनेशनली जो कि यूजुअली इस लेवल के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस कंपनी हैव मोर देन 15,000 ऑपरेटिंग सेंटर्स. सो ये काफी ग्लोबल कंपनी है. सो बिफोर वी गो अबाउट कंपनी बिजनेस मॉडल, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये साधन के फिल्टर में साधन की जो चेकलिस्ट है उसमें किस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है. तो साधन ने रिसेंटली एक डेवलप किया है ROIC फ्रेमवर्क. ROIC इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. तो इसमें ऐसी कंपनी को मैं प्रेफर करता हूं जो कि इस चार्ट में 4th क्वाड्रेंट में हो, और या उस 4th क्वाड्रेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हो. क्योंकि अगर वो 4th क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि वो कॉस्ट लीडर भी है, एट द सेम टाइम दे आर एबल टू डिफरेंशिएट विद देयर प्रोडक्ट. BLS इंटरनेशनल के लिए ROIC फ्रेमवर्क जो मैंने रन किया आपने एक्सेल पे, तो कुछ ऐसी चार्ट आती है. सो इस कंपनी की जो ROIC शिफ्ट है वो देखें तो वो बहुत ही अच्छी रही है. इस कंपनी ने पहले FY21 में जब ये 31% ROIC पे थे, और ये क्यों कोर ROIC की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब बढ़ के 96% हो गया है. इसमें मेजर जो शिफ्ट है, दिस इज कमिंग इन द टॉप राइट डायरेक्शन विच इज़ द डिजायर्ड एंगल. तो इसका मतलब है कि नो पैट मार्जिन इसका इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 8% to 16%, एंड जो वेलोसिटी है इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3.2% टू अराउंड 6.8%. सो बोथ द इंक्रीज, एंड लास्ट ईयर से भी उन्होंने ROIC को इम्प्रूव किया है. हालांकि इनका मार्जिन एक्सपैंड हुआ है बट वेलोसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, बट दैट्स नॉट ड्रास्टिक रिडक्शन. 6.8 to 6 के करीब आ गए हैं इनका इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर. दिस मीन्स दैट अगर वो मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. सेल्स वेलोसिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बिकॉज नए कॉन्ट्रैक्ट वो जीत रहे हैं जिनके नंबर धीरे धीरे अगले साल रिफ्लेक्ट होंगे, और एक्विजिशंस भी वो कर रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस राइटवर्ड शिफ्ट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, and that's quite visible here. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस कंपनी ने एक सक्सेसफुली इस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन किया हुआ है, एंड बाय दैट नेचर दिस कंपनी इज अ डेट फ्री कंपनी. और इन्होंने ओवर पीरियड काफी 500 करोड़ से ज्यादा का कैश सरप्लस जनरेट कर रखा है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेट फ्री एसेट लाइट मॉडल. सो ROIC फ्रेमवर्क पे हमने देख लिया ये अच्छा कर रही है, मोड पैरामीटर्स पे भी ये ठीक ठाक कर रही है. First, let's look at the 80%, which is visa and consular. So that segment is also growing with 36% growth in top line. और जो दूसरा जो है जो कि digital services है, that has grown by 29%. That has grown 71%. So this is housed under BLS e-services, and this is BLS standalone, international standalone. So this segment has really grown. So इसकी EBITDA margin has really expanded. So EBITDA margin has grown from 23% to 29%. So major जो EBITDA driver है वो पुराना business ही major drive कर रहा है, which is visa and consular business in Q1. So robust volume growth है, growth आ रही है, वो volume में भी आ रही है और net revenue per applications में आ रही है. So realization भी बढ़ रहा है और volume भी बढ़ रहा है. कि EBITDA में जो एक्सपेंशन हुआ है लार्जली ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम पार्टनर रन centers to self-managed one at various locations across the globe.
पहले ये कंपनी जब छोटी थी तो इनको पार्टनर क्रिएट करने पड़ते थे नई ज्योग्राफीज में बिजनेस करने के लिए, और रूल्स भी पहले ऐसे थे कि आपको लोकल पार्टनर होना चाहिए। बट धीरे धीरे कंट्रीज आर ओपनिंग अप, लाइक दुबई में भी और सऊदी में भी अब आपको लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने सऊदी में भी अब पूरा का पूरा सेल्फ मैनेज कर दिया है, पहले वो पार्टनर के साथ से। तो वो ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्रॉम पार्टनर रन सेंटर्स टू सेल्फ मैनेज वन इज़ वेरी मच ए बिट एक्रेटिव, बिकॉज अब आपको पार्टनर को शेयर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ लीडिंग टू 600 बिप्स यानी 6% EBITDA expansion in Q1 FY25. So that is going to stay. So this is the one of the main reason why I'm looking at this business again. Q1 25 में अगर हम visa businesses में देखें तो number of applications has also bloomed from 7.1 lakh 7,20,000 से ये around 20% का jump है into number of applications, which is a volumetric growth. EBITDA margin has automatically expanded. Revenue has grown from 300 to 414, और ये QOQ jump भी है from 370 to 414. Net revenue per applications is also growing. Year on year basis पे तो काफ़ी अच्छा jump है इसमें, around 800 rupees का jump है, which is 40%, more than 40% jump into the net revenue per application YY basis. 20% jump आ रहा है volume से and 40% आ रहा है profitability. So that is leading to 70% EBITDA jump YY basis में. Key highlighted for the second business, which is BLS e-service, उसमें revenue has been flat, but EBITDA has grown from 11% to 15.2%. EBITDA has grown, the margin has expanded to 15.2% again 11.6%. में जो मॉडल है, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मॉडल है जो बैंकिंग क्लाइंट के साथ काम करते हैं। सो उन्होंने जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 20,000 करोड़ इस साल में कर दिया है, विच इज़ वेरी हाई कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। दे हैव साइंड अनदर सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट विथ एक्सिस बैंक, एंड उन्होंने 1,000 करोड़ का लीड जनरेट किया है फॉर प्राइवेट बैंक्स लाइक HDFC, कोटक। जो उन्होंने पिछले साल में 600 करोड़ किया था पूरे एक साल में, अभी एक क्वार्टर में 1,000 करोड़ का लीड जनरेट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द टॉप लाइन, बट इट गिव्स अस अ गुड आइडिया ऑफ द स्केल दे हैव गेन्ड। बहुत ही क्विकली इसको स्केलेबल बिजनेस है, तो ये IPO के प्रोसीड से डेफिनेटली इट्स वर्किंग आउट फॉर द कंपनी। और इनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर है दैट इज also growing. Major news for this quarter is the acquisition of a major Turkish player, iData. So iData is a regional player जिसकी around 11 countries में जिनके operations हैं, including Germany, Italy and Czech Republic. They have around 37 visa application centers. इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू वो 168 का उन्होंने पिछले साल किया था CY 2022 में, लास्ट ईयर 246 का किया, और उस पर 144 करोड़ का EBITDA, 55% का EBITDA मार्जिन वो बना रहे हैं। सो उनको वहाँ से दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड एक्चुअली दिस इज़ अ बिजनेस जो कि आप एक्विजिशन से ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज जो लोकल वहाँ के हंगरी में या फिर इटली में, जर्मनी में इन लोगों ने जो बिजनेस डेवलप किया है, यू कैन नॉट कम एंड बी अ कॉम्पिटिशन टू देम। सो इट्स बेटर टू एक्वायर अ कंपनी हु इज स्ट्रॉन्ग देयर। और इस कंपनी के भी BLS के भी वहाँ पे ऑपरेशंस हैं, बट BLS के ऑपरेशंस को वो लोग मर्ज कर देंगे इनके साथ, उसके कारण कुछ सिनर्जी भी मिल जाएगी। सो आई एम ऑल्सो होपफुल दैट समथिंग गुड विल कम आउट फ्रॉम दिस, एंड जो प्राइस उन्होंने पे किया है फॉर दिस एक्विजिशन इज़ नॉट वेरी हाई। सो जो मल्टीपल हम देखें वो मल्टीपल 144 करोड़ के EBITDA पे 720 करोड़, रफली 5x ऑफ EV बाय EBITDA यहाँ पे आपको वो पे कर रहे हैं टू बाय दिस कंपनी, विच इज़ नॉट वेरी हाई। इस कंपनी की EV बाय EBITDA इज मच हायर देन दैट। इस कंपनी ने कॉन कॉल में कुछ जो गाइडेंस दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द कंपनी हैज सेड दैट दे हैव a strong growth of 28%. It was largely driven by growth in visa and consular segment. Volume grew by 18% from the corresponding quarter. And ये जो business growth आ रहा है, that is coming from new contracts as well as growth from existing contracts. So repeat business भी आ रहा है और वो market share भी gain कर रहे हैं. Another milestone which they have achieved is through iData acquisitions. So basically European geography में consolidation उनको provide कर देगा through this acquisition. They are also exploring certain synergy with further help to optimize
their operations. Basically, cost would be consolidated to a certain extent. एक एनालिस्ट ने उनसे पूछा कि what led to this growth. He wanted an explanation of कि the transition जो हो रहा है कंपनी ओन्ड मॉडल में, उसमें क्या फायदे हैं. उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने सिर्फ कुछ कंपनियों में उन्होंने ये ट्रांजिशन कर लिया है, बट 4-5 कंपनी में अभी भी वो ट्रांजिशन करना बाकी है. 3-4 में कर लिया है, 3-4 में और बाकी है. सो मार्जिन एक्सपेंशन इज फर्दर एक्सपेंडेड. इसके अलावा दूसरा फैक्टर है कि रिपीट कस्टमर जो आए हैं वो हायर सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं, जो कि रियलाइजेशन में भी दिख रहा था कि रियलाइजेशन हैज ग्रोन मीनिंगफुली. सो जो रीटेंडरिंग उन्होंने जीती है, दैट दे हैव वोन एट अ हायर सर्विस चार्जेस. सर्विस फी हैज़ इंक्रीज, सो रियलाइजेशन हैज़ गॉन अप. और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4-5 सालों के लिए फिक्स हो जाते हैं. तो एक बार एक अच्छे रियलाइजेशन पे आ गए आप, तो आपको फिर 4-5 सालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है. मार्जिन वगैरह स्टिकी है इसमें. साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन हैज ऑल्सो ग्रोन बाय 18%. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई डेटा का नंबर अभी Q1 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो सेकंड क्वार्टर से आकर के रिफ्लेक्ट होगा. So that's the plus for in a short term iData acquisition in terms of consolidation. About जो digital service वाला business है, वहाँ पे उन्होंने बोला they have crossed 1000 crore of loan distribution. So they distribute the loan on behalf of Axis Bank and Kotak and HDFC Bank. So all these are leading banks. क्योंकि ये banks हर घर तक जा नहीं सकते, हर पिन कोड में नहीं जा सकते, but they have a setup out there. So business correspondent model helps them win clients for these banks and kind of cross sell other product apart from loan also. So assisted e-services is also a segment हाँ वो गवर्नमेंट के लिए आयुष्मान भारत जैसे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं. तो वहाँ पे 6 लाख से 7 लाख लोग वहाँ पे आए हैं. सो विच इज़ अ गुड अपटिक. तो इसके कारण 30% इंक्रीज इन EBITDA ऑफ ई सर्विसेज हुई है. तो जो फुटफॉल हो रहा है उसको दे आर एबल टू टैप दैट फुटफॉल एंड कन्वर्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस. क्योंकि अगर कस्टमर आपके पास आ रहा है, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रियली डू समथिंग एंड काइंड ऑफ generate better margins. तो इस कंपनी में मुझे क्या अच्छा लगा overall, just to summarize, that I like the management because management has the hunger to grow. Young management has Shikhar Agarwal and he still thinks like a small company, so that's very much required. If you want to grow big, then you have to be in a startup growth mode. So hunger to grow is there. They have this value for money mindset, capital preservation पे विश्वास करते हैं. In a service wise they have a very faster turnaround time. That's what I like about the management. Which business model is very robust. As I said, it has a moat. Moat is reflected in repeat customer plus new contract win last year. Actually, they are supplier to the solutions which are bespoke by the government. कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये नहीं है कि स्टैंडर्ड है, यही इसी में से आपको जो लेना है ले लीजिए, ऐसा नहीं है. दे कस्टमाइज सर्विसेज, दैट्स व्हाई दे कैन चार्ज higher margin. Interesting thing is that the net working capital is negative, resulting in super high ROIC. The change from partner model to self model is a big trigger. This business is scoring 6 out of 8 score of our moat score. Sadhan moat score is high. Multi-bagger prospect is high with high DOL score around 2.1 times. That is the DOL. So these are the things which are helping us make a decision. आउटलुक इज़ गुड बिकॉज इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ गोइंग अप. जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से घूम रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. वीज़ा का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है. वीजा प्रोसेसिंग इज मोस्टली आउटसोर्स जॉब फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. सो फार रफली 30-35% ऑफ द कंट्रीज जो है वो अपने वीजा प्रोसेसिंग को आउटसोर्स कर रखा है. बट going forward, the estimate is that this market will grow from 31% of outsourcing to 50% of outsourcing. So, और going forward भी ये एक expanding market है. Indian government में भी आप notice करेंगे that government has gone for many tenders in many departments. वहाँ पे वो नए employee hire नहीं कर रहे हैं बल्कि tender out कर रहे हैं to private players. And likewise other governments are also doing the same. So outsourcing is a underlying trend. और इस मेगा ट्रेंड को राइड करने के लिए BLS इज अ गुड ऑप्शन. और ये वीजा मार्केट इज अ बिग मार्केट. करेंटली ये $2.6 बिलियन का मार्केट है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 14%. एंड बाय 2028 it is estimated that it will cross $8 billion. So currently we are talking about still a growing company in a growing sector. So the company has shown a huge tremendous growth. आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को मैं डिस्कस करूंगा क्लोजली. Then you will realize this company has earned a very good return for its investor. ये dividend भी पे करती है. कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किए थे पिछले साल. I think it's a long journey and we are just in middle of it. It's not too late to ride on this stock. But at the same time there are certain risk involved into it because ये कंपनी ने का पंजाब के साथ गवर्नमेंट के साथ डीलिंग थी और वो एक तरीके से उन्हें
एब्रप्टली क्लोज डाउन हुआ। सो बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो मूड ड्रॉ कर जाती है अपने कमिटमेंट से। तो ऐसे कंडीशंस में ये कंपनी के पास ज्यादा आर्बिट्रेशन करने का मौका भी नहीं रहता एंड दे डोंट गो वांट टू लिटिगेट ऑन इट। सो एक वो रिस्क है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी आती है तो उनकी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, तो वो वहाँ पे एक रेगुलेशन रिस्क उनके साथ रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।